नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आज से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। 4 और 5 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे। फिलहाल सदन को कल 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं। 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल सदन में बजट पेश करेंगे। फिलहाल हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही को कल 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बजट सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हंगामेदार रह सकता है यह बजट सत्र। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। सत्ता पक्ष आंकड़ों के साथ जवाब तैयार है, वहीं सदन में उठ सकते हैं कई मामले। लगातार विपक्ष हमलावर है इस बजट सत्र को लेकर के। किसानों को मुआवजा दिलाने का मामला हो, पेंशन कटौती का मामला हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कानून व्यवस्था का मामला, यह भी सदन में इसकी भी गूंज सुनाई दे सकती है। बेरोजगारी का मामला भी सदन में गूंज सकता है। तो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मामला, इस मामले को लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। वहीं नियम 134A के तहत दाखिले का मामला हो, 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर रोक का मामला हो, ये सभी मुद्दे विपक्ष उठाने वाला है। इन मामलों पर है घमासान सदन के अंदर। तो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज से कांग्रेस इनेलो विधायकों ने तीखे सवालों को एक लिस्ट तैयार की हुई है। निर्दलीय विधायक भी अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रखी है। सरकार से सवालों के जवाब मांगे जाएंगे इस दौरान। तो बजट सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला, आपको बता दें कि 2 मार्च से यानी कि आज से 22 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। इसमें कुल 10 बैठकें की जाएंगी। मुख्यमंत्री 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। यह सत्र लोकसभा की तर्ज पर ही चलेगा। 9 से 11 मार्च तक अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। 3, 4 और 7 मार्च राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद 8 मार्च को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 7 मार्च को मुख्यमंत्री जवाब भी देंगे। 14 से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। 17 मार्च को भी छुट्टी रहेगी, अवकाश का दिन रहेगा 17 मार्च। और 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश है। वहीं बजट सत्र की कार्यवाही के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भारत रत्न लता मंगेशकर समेत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। सदन में दिवंगत आत्माओं के लिए मौन व्रत भी रखा गया। हमारे बीच में नहीं रहे, उनके शोक के इस संदर्भ में प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई, सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।
उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रस्ताव शोक प्रस्ताव संख्या 1। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर्ग कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पद्म, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन कार्रवाई के दौरान सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चुनाव किया गया। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर से बीजेपी विधायक निर्मल रानी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया और विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और सीएम मनोहर लाल ने दोनों विधायकों को सम्मानित भी किया। वहीं चंडीगढ़ में बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि 75% आरक्षण का मुद्दा और यूक्रेन मुद्दा भी सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा। आज जो इश्यूज हैं, जो हमारे ज्ञापन आए हुए हैं विभिन्न संस्थाओं से, जो परेशान है, जैसे अभी ये स्कूल वाले थे 134 के या आशा के वर्कर हैं, और कल वो गीता जी वहाँ गई थी एक्सटेंशन लेक्चरर को वहाँ लाठीचार्ज किया गया, उनको महिलाओं को चोट लगी है। तो इस प्रकार से विभिन्न आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे आपके गेस्ट टीचर्स हैं या एसपीओज हैं, एक्स सर्विसमैन, जो कि 1000 रुपये उनको महीने के मिलते हैं और कई साल से लगे हुए हैं अब, लेकिन किसी 55 साल उम्र हुई है उसको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, जबकि वो सर्विस को उनकी सर्विस रेगुलराइजेशन है। इस तरह बहुत सारे इशू हैं। फिर बीबीएमबी का इशू है। फिर जो युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंस 15 से 5 साल कर दिया है,
हमने जो दिया था, आपने दिया था ना उसका एडजमेंट दिया, कॉल अटेंस दिया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये मुद्दे हम उठाएंगे, बहुत गलत। तो आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र में सरकार को घेरने कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक की। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सत्र में सरकार को घेरेगी, इसे लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की है नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी से। क्या कुछ कहा है शैली चौधरी ने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायिका शैली चौधरी। में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से सरकार को घेरने के प्रयास किए जाए? आज मुद्दे बहुत है हरियाणा के अंदर, सभी मुद्दों पे हरियाणा विपक्ष घेरेगा सरकार को। आप देखें महंगाई का मुद्दा है, आप देखें आज ट्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनको लाने का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मुद्दे ही मुद्दे हैं हरियाणा में, तो सभी के लिए रणनीति बनाई है और विपक्ष लड़ेगा सरकार। मैम, अगर आपकी बात करें तो आपने कौन कौन किस मुद्दों को लेकर जो है अब सदन पटल में, अगर आप अपने हल्के की बात करें, किस मुद्दों को लेकर जो है? हल्के में तो बहुत से मुद्दे, सड़कों की बात है, शुगर मिल है उसका मुद्दा है, जो किसानों की पेमेंट नहीं हो रही है, या आवारा पशु घूम रहे हैं, हॉस्पिटल का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे मेरे हल्के के, सभी को मैं उठाऊंगी। मैम, ये बताएं, जिस तरीके से विधेयक जो लेकर आ रहे हैं, गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, उसको लेकर भी काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा, किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो देखो जो भी हो रहा है सब गलत ही हो रहा है। सरकार में सही क्या लग रहा है आपको? कहेंगे कि आज देखो, आप देखना किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरेगा, सभी मुद्दों पे घेरेंगे। अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं बजट सत्र? कुछ उम्मीदें हैं कि बजट सत्र जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी रहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का लगभग 8 प्री बजट बैठकें वो कर चुके हैं, हर विभागों के साथ, हर वर्ग के साथ, किस तरीके से देखते हैं? देखो, जनता को सरकार से हमेशा उम्मीद होती है कि कुछ करेगी, लेकिन ये हर बार होती है बैठकें, लेकिन नतीजा तो वहीं का वहीं है ना। हमें भी उम्मीद है, अच्छी बात है, अगर जनता के लिए सरकार को जो कर रही है करना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नारायणगढ़ से कांग्रेस के विधायक शैली चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह के रणनीति जो है वो तैयार की जा चुकी है और मुद्दों की उनके पास भरमार है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, विधेयक जो लेकर आ रही है सरकार, जिस तरीके से अगर हम बात करें गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेशवासियों को भटकाने के लिए इस तरीके के विधेयक जो है वो सरकार लेकर आ रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो बजट में किन मुद्दों की गूंजने वाली है, इसे लेकर के बीबी बत्रा जो कांग्रेस विधायक है उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। हम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा। सर, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? काफी बैठकों पहले भी हुई हैं, किस तरीके से देखते हैं? फाइनल रणनीति क्या रूपरेखा तय की? सरकार एक फेलियर सरकार है, हर एक फ्रंट पे फेलियर है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कल से क्वेश्चन आवर शुरू होगा, उसमें बहुत से अहम मुद्दे हैं जो कॉलोटेशन मोशन और रिजर्व मोशन दी थी, स्पीकर ने वो रिजेक्ट किए हैं, उनको भी प्रोटेस्ट लॉन्च की जाएगी। और सभी मुद्दों को, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा है, चाहे रजिस्ट्रियों का मुद्दा है, चाहे डाडम खनन का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और साथ में एक्सटेंशन लेक्चर्स की बात है, रोडवेज कर्मचारियों की बात है, क्लर्कों की बात है, सभी मुद्दों को विधानसभा स्तर के अंदर, और धर्म रिलीजियस जो कन्वर्शन है वो भी एक बिल लेके आ रहे हैं, उसको भी अपोज किया जाएगा। सर, अगर आपकी बात अपने हल्के से किन मुद्दों को जो है खास तौर पर मुख्य रूप से उठाने वाले? हम जितने मेरे हल्के के मुद्दे हैं उनमें मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। वहाँ पर कुछ में मार्केट शहर से शिफ्ट होनी थी, उसके रेट सरकार ने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, इसलिए लोग आने के लिए वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए नहीं आ रहे। अगर शिफ्ट हो जाएगी तो एक सिटी का कंजेशन दूर हो जाएगा। और भी वहाँ पर मुद्दे हैं कि
पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है और साथ में सारा शहर खड्डों का शहर बन गया है। कॉरपोरेशन को जिन तक ये ग्रांट देते नहीं है और कॉरपोरेशन कहते हैं अपने में नहीं, उनके पास फंड्स होते नहीं है, इसलिए सारे शहर का बुरा हाल है। एक अंतिम सवाल सर, 8 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें लगाए? पिछली 2 बार तो देखा कि एक उदासीन बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया, कर्जे ज़्यादा लेने की बात करते हैं, वो कभी नहीं होता। रेवेन्यू डेफिसिट 0% होगा, वो अच्छा बजट होता है। जी, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दीदी गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बजट से बहुत कम उम्मीदें हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इस बजट जो है वो जनता के लाभकारी हो। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो वहीं बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। वरुण चौधरी ने इस दौरान कहा कि सरकार को सदन में पूरी तरीके से घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा समस्याओं से घिरा है, लेकिन सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक चौधरी। सर, किन मुद्दों को लेकर जो है, खास तौर पर मुख्य रूप से किन मुद्दों को जो है लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया? देखिए, सरकार को क्या घेरना है, हरियाणा घिरा पड़ा है समस्याओं से। सरकार सुध ले ले। विपक्ष का तो काम है कि सत्ता को, पक्ष को आईना दिखाना कि ये समस्याएं हरियाणा को घेरे हुए हैं, उनका समाधान किया जाए। वो समाधान करें, लेकिन ये कहकर कि नहीं सब कुछ अच्छा ही है, सब ठीक है, ऑल इज वेल करके और कोई कार्य ना किया जाए, तो ये तो दुखद है। पीछे आपने देखा कितनी फसलें खराब हुई, उसके लिए क्या कोई स्पेशल गिरदावरी हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए भी हमने बात रखी है। बेरोजगारी कहाँ खड़ी है, उसके बारे में बात रखी जाए। कोई ऐसा एक विभाग नहीं है पूरे प्रदेश में जिसमें 30 से 40% पोस्ट खाली ना पड़ी हो। क्यों नहीं भरी जाती? वो रिक्त पद कब भरे जाएंगे? और उस कारण से कोई भी विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उन एक संचालन में जो है बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। पिछली बार भी मैंने देखा था, बताया भी था, सवाल लगा के सबको जानकारी भी प्राप्त हुई थी भी विजिलेंस विभाग के पास कितनी पेंडिंग है, क्यों नहीं उनको निपटान हो रहा उनका? ये बात आई कि जी स्टाफ ही नहीं है, तो फिर देते क्यों है उनको इंक्वायरी? किसी और विभाग को दे दें, केंद्र के पास दे दें, जिससे जल्द से जल्द जो है जनता के सामने बात आ जाए। बेरोजगारी, नशा, इतना नशा बढ़ गया है, प्रदेश का कोई गांव नहीं बच रहा जहां नशा अंदर न घुस गया हो। उस क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जी हमने वो ब्यूरो बना दिया, हर जिला स्तर पे बना दिया, वैसे तो अभी पूरे जिले में बना भी नहीं है, और जो बने हैं उनमें स्टाफ नहीं है। अगेन बात आ जाती है, तो कर क्या रहे हैं हम कहाँ बढ़ रहे हैं? सर, अगर नशे की बात करें तो नशे को लेकर ब्यूरो, विलेज लेवल पर भी ब्यूरो बनाने की बात है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो बैठक हुई, बैठक में 72 जिले जो है वो नॉमिनेट किए गए, जहां पे नशे का कारोबार और नशे का उपयोग जो है भारी मात्रा में किया जाता है। उसमें आपका हल्का यानी कि अंबाला जिला भी मुख्य रूप से आता है। किस तरीके से देखते हैं? गृह मंत्री भी अंबाला जिले से ही आते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अंबाला जिले में तो दुख की बात है, हर दूसरे दिन तो गोलियां चल रही हैं वहाँ। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या कंट्रोल है प्रशासन का? और जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, नशों का भी रोका क्यों नहीं गया? अगर वो हमारा जिला चिन्हित किया गया है, इसका मतलब कितनी ज्यादा वहां समस्या होगी। समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? बच्चों को हमारे स्कूल में कहा गया था, पीछे तो मैंने बात रखी थी कि उनको मुफ्त जो पुस्तकें मिलनी चाहिए थी वही नहीं मिली थी। कब कहा गया था कि जी हम टैब देंगे बच्चों को, है नी? और डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे। कितने डिजिटल क्लासरूम बने, कितने टैब हमारे स्कूल के बच्चों को मिले हैं? एडमिशन तक नहीं हो रहे 134 के अंदर। कहाँ जाएंगे? क्या है हमारे प्रदेश का भविष्य? जिला चिकित्सालय में बताया गया था कि हर जिला चिकित्सालय में जो है MRI का फैसिलिटी होगी, CT स्कैन होगा, कीमोथेरेपी और बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। कितने जिले कवर हुए? ये एक बार जो है बजट स्पीच पढ़ के उसको बाद भूल जाओ और उसके बाद नई छाप दो, और नई में भी वही छाप दो जो पिछले साल छापा गया था। ऐसा बेवकूफ हरियाणा प्रदेश की जनता को ना ये सरकार बनाए, मैं तो ये कहूँगा। हल्के की बात करें तो आप किन मुद्दों को लेकर जो है प्रमुखता से अपने हल्के की बात रखेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, चाहे वो बेरोजगारी है, मैंने तो पहले भी बात रखी थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा हल्का इससे बाहर नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी पिछली वाली ने क्या किया, और ये जो अब आई है इसको भी 1 साल से अधिक हो गया। कितनी इंडस्ट्री आई, कितने हमारे युवाओं को रोजगार मिला है, कितने हाथों को काम मिला, बता दें। ऐसे ही मैंने बताया भी हमारे बच्चों के एडमिशन, पहले किताबें नहीं मिलती,
अब एडमिशन नहीं होता, कहाँ जा रहे हैं हम? फिर खराबा, फसलों को इतना नुकसान हुआ, क्या हुआ उनका? गरीब व्यक्ति के लिए, एससी कम्युनिटी के लिए वो स्कीमें चलती थी, वो 100 गज का प्लॉट मिलता था और कार्यक्रम चलते थे, क्यों रोका जाता है ना? क्या सहारा लगा रहे हैं हम? मुख्यमंत्री वो अंत्योदय, उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पता चलता है कि उसका बजट जीरो है, पूरी दुनिया में क्या ऐसी कोई स्कीम है कि बिना खर्चा किए आप किसी गरीब व्यक्ति की आय दुगनी कर देंगे? 1 लाख से कम आय वाले परिवार की आय आप 2 लाख या 1,80,000 तक बिना 1 रुपया खर्चे कर देंगे? कोई जादू की छड़ी है? तो उसी कार्यक्रम में जिस बजट जीरो है उसके ऊपर जो है इश्तेहार के लिए, विज्ञापनों के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हुआ? बताया गया कि जी 200 से अधिक मेले लगाए गए। मैंने सवाल लगाया भी बताएं कि कितने गरीब परिवारों को लाभ मिला, कितने गरीब परिवारों को लोन मिला है उसके अंतर्गत, और कितने उस पर खर्चा किया गया जो विज्ञापनों पे? तो आई वॉश जिसे कहते हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। जनता का पैसा जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो हम ये प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं बजट से ठीक पहले प्री बजट बैठकें कर चुके हैं, कयास लगाए हैं कि इस बार का जो बजट होगा सभी प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी साबित होगा। किस तरीके से देखते हैं? लगातार प्री बजट की बैठकें होती हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में भी 3-4 बार विधायक दल की भी बैठक हुई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार दिशाहीन हो चुकी है, कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, और आप बताएं तो भी हाँ योजना चली। जब हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं, हमें जो है प्रदेश सरकार को लोन लेने पड़ते हैं, और लोन लेके हम करते क्या हैं? सौंदर्यीकरण, गेट बनाते हैं। भाई, अस्पतालों में, चिकित्सालयों में जो काम होना चाहिए वो तो अब तक हुआ नहीं। मैंने बताया विद्यालयों में जो कार्य होना चाहिए वो तो होता नहीं। गरीब आदमी को जो सहारा लगना चाहिए वो तो होता नहीं। क्या करते हैं? हम गेट बनाएंगे जो ना कभी बंद हो सकता ना कभी खुल सकता, जिससे कि हमारे प्रदेश में तरक्की हो। वो तो नाम मात्र है, वो भी पूरा नहीं खर्चा जाता, तो गति कैसे मिलेगी देश को? क्या उम्मीद, किस तरीके की उम्मीद है विधायक, किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेकर? देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा। मैं तो यही चाहूंगा कि आप यही बता दें, पिछला बजट पेश किया गया था, जो जो घोषणाएं उसमें की गई थी वो कितनी पूरी हो गई? जो पिछली बार का हमारा गवर्नर एड्रेस था उसमें जो जो मुख्य बिंदु थे उनमें क्या क्या कार्य हो गया वो भी बता दें। अगर वो हो गए होंगे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक विवेक चौधरी, जिनका साफ शब्दों में कहना है कि सरकार द्वारा जो पिछला बजट पेश किया गया था उसका मूल्यांकन, यानी कि उसके बारे में संज्ञान दें और पारदर्शिता के साथ बताएं कि पिछला बजट के दौरान जो ग्रांट जो है इशू की गई थी उस ग्रांट को कहां कहां खर्चा गया और कितना इसके ऊपर जो है प्रॉपर खर्चा आया है। हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन के। तो मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।